बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 17 जिसका नाम है बाज और सांप, ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी, जिनका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1929 को और मृत्यु हुई 25 अक्टूबर 2005 को। निर्मल वर्मा जी बाज और सांप कहानी के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव के कारण वो अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से यहाँ पर सांप को एक कायर डरपोक किस्म का प्राणी बताया है और बाज को स्वतंत्र एक आजाद किस्म का, जिसे उड़ना बहुत अच्छा लगता है, आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर का जीवन व्यतीत करता है। आइए इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, लेखक का जीवन परिचय जान लें। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जाना माना शहर है, तथा इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुई थी। ये हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक उच्चतम कथाकार और पत्रकार थे। इनकी जो कहानियां हैं वो आधुनिक समाज और आधुनिक समय की कहानियां हैं और इसी समय के ये कथाकार माने जाते हैं। इनकी कहानियां बहुत ही उच्चतम स्तर की, बहुत ही ऊंचे स्तर की कहानियां हैं और बहुत ही अच्छा ज्ञान और बोधात्मक कहानियां जिन्हें कहा जाएगा। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए, इनकी रचनाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं मूर्ति देवी पुरस्कार जिससे इन्हें सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि बहुत ही जाना माना पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। इन्हें अनेक सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, जलती छड़ी, गर्मियों में कौवे और काला पानी, सूखा आदि। परिंदे कहानी भाव और प्रकट करने की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। इसे आप जब भी मौका मिले जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। उनकी कहानी माया दर्पण पर बनी फिल्म को 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। इनकी कुछ कहानियां हैं जिन पर हमारे बॉलीवुड में फिल्म जगत में फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें से इनकी जो कहानी है माया दर्पण, उस पर भी एक हिंदी फिल्म बनाई गई है जिसको 1973 में सबसे श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था। नाटक कहानियों के अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नॉवल भी लिखे हैं, जैसे वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल तीन की छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। ये इनके बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हिंदी के महान साहित्यकारों में निर्मल वर्मा का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि इनकी रचना बहुत ही श्रेष्ठतम है, उच्चतम है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए पाठ प्रवेश जानें। पाठ प्रवेश में मुख्यतः लेखक अथवा कवि अपनी रचना के बारे में क्या कहना चाहता है, इस रचना को लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, आइए जानें। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है, एक ज्ञानप्रद कथा है। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। इस कहानी का आधार दो पात्र बाज और सांप हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो एक बाज है और एक सांप है। इसमें सांप को कायर अर्थात डरपोक प्रकृति का अर्थात स्वभाव का जीव दिखाया गया है कि वो बहुत ही कायर और डरपोक किस्म का है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का दर्शाया गया है, क्योंकि बाज खुले आसमान में स्वतंत्रता से अपनी उड़ान भरता है। उड़ना स्वतंत्रता का प्रतीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सभी अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं और सभी अपनी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, और खास तौर से पक्षी जिसे खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, कैद में नहीं। बेशक बाज के लिए उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वह एक पक्षी है और उसका कार्य उड़ना है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, परंतु ऐसी क्रिया जिसमें आनंद प्राप्त हो, जिसमें खुशी भी मिले, वह वास्तव में आनंद से भी आगे है। चाहे कोई भी कार्य हो, अगर हमें उसमें आनंद नहीं आता है, सुख की अनुभूति नहीं होती है, तो वह कार्य करने से कोई लाभ नहीं। लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जो भी कार्य जिस व्यक्ति का है, उसे खुशी खुशी करना चाहिए। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है बाज और सांप। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, एक बाज है जो कि पक्षी है, एक सांप है जो कि एक जहरीला जीव है। आइए कहानी की शुरुआत करें।
समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। गुफा का अर्थ है अंधेरा गड्ढा। ये आप जानते भी होंगे कि किस तरह से पहाड़ों में गुफाएं बनी होती हैं, बहुत काट काट कर। यहाँ पे तस्वीर में भी दिखाया गया है। कुछ प्राकृतिक गुफाएं होती हैं, कुछ मानव द्वारा भी बनाई जाती हैं, जिन्हें हम कृत्रिम गुफा भी कहते हैं। तो एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पहाड़ पर अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी का अर्थ है बहुत तेज लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। जैसा कि ये कहानी समुद्र के नजदीक की है, तो वहां पर जो समुद्र की लहरें हैं बहुत ही तेज तूफानी रूप ले लेती थी और धूप में चमकती, झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती हैं। ऐसा दृश्य समुद्र किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य इस कहानी में भी उभर कर आता है कि एक समुद्र किनारे है, गुफा है, उसमें एक सांप रहता है, ठीक है, और वहां पर समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वो धूप में चमकती, झिलमिलाती, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों एक स्थान है। जिस तरह से पर्वतों के बीच का एक पतला रास्ता होता है, उसमें अंधेरी घाटियां बन जाती हैं। में एक नदी भी बहती थी। पर्वत की जो अंधेरी घाटियां हैं वहां पर एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। लपकती का अर्थ है वेग या गति, अपनी गति से, अपनी चाल से बहती जाती थी। यहाँ पर पर्वत में अंधेरी घाटियां जो बन गई हैं, वहां पर एक नदी बहती थी। ये उस समय की कहानी है। और रास्ते पर वह बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, क्योंकि जब नदी बहती है तो आसपास जितने भी पत्थर होते हैं किनारे पर, उनसे उनका घर्षण पैदा होता है और इस कारण से पत्थरों का टूटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वह उनके साथ टकराती हुई, शोर मचाती हुई बड़े जोर से समुद्र की ओर जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों से निकलकर झरने, नदियां आखिर में समुद्र में जाके मिल जाते हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप का अर्थ है मिलन होता था, जहां पर समुद्र और नदी आपस में मिलते हैं, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। ऐसा दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलता है अगर हम कभी समुद्र और नदी की यात्रा पर हों और जहां पर समुद्र नदी से मिल रहा हो, तो वहां पर तेज धारा के कारण कुछ सफेद दूध से झाग बने दिखाई देते हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था, क्योंकि हमें मालूम है कि कहानी की शुरुआत में लेखक ने बताया कि उस गुफा में समुद्र के किनारे एक सांप रहता था। तो वह यह नज़ारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है और नदी किस तरह से समुद्र को जाकर मिलती है और किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और दूध सी सफेद दिखाई देती हैं। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, बलखाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, ये सब नजारा वह हर रोज देखता था। लहरों का गर्जन का अर्थ है घोर ध्वनि करने की क्रिया। जो लहरें आपस में टकराती थी किनारों से और ऊंची उठती थी, तो उनसे एक बहुत जोर से आवाज निकलती है। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में, काले आकाश में पहाड़ियां भी छुप जाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी का अर्थ है तिरछी मिर्ची, और वो पहाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी, बलखाती का अर्थ है लहराना। बलखाती हुई वो नदी के गुस्से से भरी आवाजें, जिस तरह से वे उन्हें टकरा रही हैं और आपस में क्रोधित हो रही हैं, इस तरह की आवाजें सुनाई देती थी। यहाँ पर लेखक कहानी की शुरुआत से उस समय का, जिस समय की कहानी है, कैसा स्थान था, वैसा नज़ारा पेश कर रहे हैं कि किस तरह से नदी समुद्र से मिलती है और उसकी तेज धाराएं सफेद झाग के रूप में बदल जाती हैं। वहां पर सामने ही गुफा में सांप बैठा है और लहरें आपस में टकराकर किनारे से गरज रही हैं, आवाज कर रही हैं और टेढ़ी मेढ़ी बलकाती हुई गुस्से से ऐसा लगता है जैसे वो